हेलो स्टूडेंट। तो ये हमारा फोर्थ लेक्चर होगा जिसमें हम लोग मैटर इन आवर सराउंडिंग जो क्लास 9 का चैप्टर 1 है केमिस्ट्री का, उसमें हम लोग इवापोरेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये इवापोरेशन क्या होता है पहले समझते हैं। देखिए डेफिनेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ लिक्विड चेंजिंग इनटू वेपर और गैस इवन इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड वेपराइजेशन और इवापोरेशन। ठीक है, ये दोनों ही। तो देखिए क्या बोला जा रहा है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें लिक्विड का जो स्टेट है वो कन्वर्ट हो जाता है वेपर के स्टेट में, यानी गैस के फॉर्म में। लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है गैस में, चाहे वो उसकी बॉइलिंग पॉइंट हो या ना हो। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इवापोरेशन या वेपराइजेशन। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होगा कि जो लिक्विड है वो तो कन्वर्ट हो रहा है वेपर में, ये तो एक और प्रोसेस में आ रहा था, बॉइलिंग है ना। बॉइलिंग में भी तो ये होता है ना कि लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है वेपर में। तो आखिर बॉइलिंग और इवापोरेशन कैसे आपस में सिमिलर है या डिफरेंस है? तो देखिए सिमिलर इस वजह से क्योंकि यहां पर भी लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है गैस में और उसमें भी क्या हो रहा था, लिक्विड कन्वर्ट हो रहा था गैस में। लेकिन डिफरेंस सबसे बड़ा ये है कि जो बॉइलिंग होता है वो ह्यूज अमाउंट पर होता है ना। एक ही साथ अगर कोई भी वो लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उस समय पर क्या होते हैं, उसके सारे मॉलिक्यूल्स क्या करने लग जाते हैं, बॉयल होने लगते हैं, वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने लगते हैं। लेकिन इवापोरेशन एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है जिसमें धीरे धीरे है ना, एक बहुत ही कम मात्रा में ही क्या होता है, लिक्विड जो होता है वो गैस में कन्वर्ट होता है। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए ये हमारे पास कंटेनर है। ठीक है, ये कंटेनर और कंटेनर में वाटर है ना। तो वाटर है तो इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, ये सब वाटर के क्या होंगे, ये सब वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है, इस वाटर के मॉलिक्यूल को क्या कर रहा होगा, इसके इर्द गिर्द जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे इसमें आपस में फोर्स लगा के रखे होंगे। कौन सा फोर्स? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं ना कि लिक्विड में पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर में होते हैं, लेकिन इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो लग ही रहा है। इसमें ये जो पार्टिकल है इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है ये चारों तरफ से लग रहा होगा, है ना। अगर इस पार्टिकल की बात करूं इसमें भी चारों तरफ से लग रहा होगा, है ना। लेकिन अगर मैं इस पार्टिकल या इस पार्टिकल की बात करूं, इन पार्टिकलों की मैं बात करूं, तो इस पार्टिकल में नीचे की तरफ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, किनारे से लग रहा है, लेकिन ऊपर से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है किसी दूसरे मॉलिक्यूल्स का, है ना। तो यहां पर आप क्या देख रहे होगे कि इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है और इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। यानी ऐसे मॉलिक्यूल जो वाटर के सरफेस पे हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। तो अब ये क्या करते हैं, क्योंकि इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो ये क्या करते हैं, बाहरी सराउंडिंग यानी जो एयर प्रेजेंट है, एयर के मॉलिक्यूल से ये एनर्जी को गेन कर लेते हैं। और जैसे ही एनर्जी गेन होता है तो इनके आपस में जो इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। और ब्रेक डाउन होने के कारण क्या होता है, जब ये लोग इनमें आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं रहता तो ये अब क्या हो जाते हैं, स्केप कर जाते हैं, ये अपनी मर्जी के हो जाते हैं और ये लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में चले जाते हैं और ये एयर के द्वारा ये बाहर निकल जाते हैं। तो यहां पर जो ऊपर वाला जितना पार्टिकल है वो सब पार्टिकल क्या हो जाएंगे, वो सारे के सारे गैस के फॉर्म में स्केप कर जाएंगे, निकल जाएंगे। जैसे ही ये स्केप के फॉर्म में निकल जाएंगे तो ये पानी का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। तो आए दिन हम लोग जो एग्जाम्पल देखते रहते हैं कि अगर मैं किसी कटोरी में या बाउल में अगर वाटर को अगर सनलाइट के प्रेजेंस में रख दूं तो कुछ समय बाद क्या होता है, पानी कम हो जाता है ना, पानी सूख जाता है। सूख क्यों जाता है, क्योंकि उसके ऊपर वाला जो पार्टिकल होते हैं, लिक्विड के जो ऊपर वाले पार्टिकल है वो पार्टिकल बाहरी सराउंडिंग से क्या किए, एनर्जी गेन कर लिए, और एनर्जी गेन करने के बाद क्या हुआ, ये पार्टिकल आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक डाउन कर लिए और ये पार्टिकल कन्वर्ट हो गए, जो लिक्विड पार्टिकल है वो गैस पार्टिकल में आ गए और ये एस्केप होकर गैस में चले गए, है ना। तो जब यहाँ लिक्विड पार्टिकल जब गैस में चले गए तो अब लिक्विड पार्टिकल कम हो गए, है ना। तो इस तरीके से पानी कम हो जाता है, तो ये क्या है, इवापोरेशन है। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या है कि अगर सरफेस पार्टिकल की एनर्जी ज्यादा होगी इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से तो इवापोरेशन होगा। इसका मतलब कि अगर जो सरफेस पे जो पार्टिकल्स हैं अगर उनकी एनर्जी ज्यादा हो गई, किससे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी जो अट्रैक्शन का फोर्स है उससे ज्यादा हो गई, तो ये सरफेस के पार्टिकल्स जो होंगे वो क्या करेंगे, वो एस्केप कर जाएंगे इस लिक्विड पार्टिकल से, वो गैस पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएंगे।
तो ये प्रोसेस ही इवापोरेशन कहलाता है। हम लोग बहुत सारा अभी एप्लीकेशन देखेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो जो हमारा गीला कपड़ा होता है, जो वेट क्लोथ्स होता है, वो ड्राई किसके कारण से हो रहा है? इवापोरेशन। तो जो क्लोथ के अंदर जो वाटर प्रेजेंट है ना, वो वाटर क्या करता है? वो बाहरी सराउंडिंग से एनर्जी को क्या कर लेता है? वो एनर्जी को एक्वायर कर लेता है, गेन कर लेता है, और वो जो पहले से पानी के बीच में जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो क्या हो जाता है? लूज हो जाता है, कमजोर हो जाता है, जिसके कारण वो लिक्विड क्या होता है? गैस पार्टिकल में कन्वर्ट होकर वो निकल जाता है। या घर में हम लोग जो मॉपिंग करते हैं, यानी जो पोछा लगाते हैं, तो पोछा आप देखोगे, आप ऑब्जर्व करोगे घर में जो हम लोग फ्लोर पे जो पोछा लगाते हैं, तो कुछ समय बाद वो जो पानी का पार्टिकल होता है वो इवापोरेट हो जाता है, यानी वो लिक्विड पार्टिकल गैस के पार्टिकल में कन्वर्ट होकर उड़ जाते हैं, है ना। तो ये जो इवापोरेशन का प्रोसेस है, ये ग्रेजुअली प्रोसेस है जिसमें लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है वेपर में। चलिए इसका कुछ एक्सप्लेनेशन को और ध्यान से समझते हैं। देखिए, सम पार्टिकल इन लिक्विड ऑलवेज हैव मोर काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए, जितने भी लिक्विड के पार्टिकल होते हैं वो हमेशा मूव कर रहे होते हैं। ये तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। So even when a liquid is well below its boiling point, some of its particles have enough energy to break the force of attraction between the particle and escape from the surface of liquid in the force of इन द फॉर्म ऑफ वेपर। इसका मतलब क्या है कि जो सरफेस के पार्टिकल्स होते हैं वो अलग से बाहरी सराउंडिंग से एनर्जी गेन करके वो अपने बीच के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं उनको क्या कर देते हैं? ब्रेक डाउन कर लेते हैं। और ब्रेक डाउन करने के बाद क्या करता है कि वो लिक्विड का जो सरफेस होता है वो स्केप कर जाता है, वहां से वो किसके फॉर्म में चले जाते हैं? वो वाटर वेपर के फॉर्म में चले जाते हैं, है ना। और ये पार्टिकल लगातार लंबे समय के लिए होते रहता है, और वो वाटर का वेपर जो लिक्विड का जो पार्टिकल होता है वो लगातार मात्रा में गैस के फॉर्म में क्या होने लगता है? स्केप करते रहता है, जिसके कारण हम लोग देखते हैं कि पानी कम होने लगता है। इसका मतलब ये हो सोचते हैं कि पानी सूख गया, है ना। तो ये है टॉपिक इवापोरेशन। चलिए आगे समझते हैं फैक्टर अफेक्टिंग इवापोरेशन। चलिए समझते हैं फैक्टर अफेक्टिंग इवापोरेशन, मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जिनके कारण इवापोरेशन अफेक्ट होते हैं। ठीक है, तो बेसिक 4 फैक्टर हैं जिसके कारण इवापोरेशन अफेक्ट होता है। तो पहला क्या है? टेम्परेचर, दूसरा है सरफेस एरिया, तीसरा क्या है? ह्यूमिडिटी, और चौथा है विंड स्पीड। इन चारों को एक एक करके समझते हैं। चलिए टेम्परेचर देखिए, गर्मियों के मौसम में आप थोड़ा सोचिए कि अगर समर सीजन है, गर्मियों का सीजन है, तो उस समय क्या होता है? टेम्परेचर हाई होता है ना। टेम्परेचर हाई होता है तो कोई भी गीला कपड़ा या कोई भी ऐसा सरफेस जो गीला है उसमें देखिएगा कि वो बहुत जल्दी सूख जाता है। जल्दी सूख जाने का मतलब क्या है कि वो जो लिक्विड है वो बहुत जल्दी उसके जो लिक्विड्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? कन्वर्ट हो जाते हैं गैस में, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जितनी ज्यादा गर्मी होगी उतनी तेजी से इवापोरेशन होगा, है ना। यानी गर्मियों के मौसम में क्या होता है कि इवापोरेशन बहुत तेजी से होता है। आप ऐसा देखोगे कि बरसात के मौसम में या ठंडे के मौसम में, अगर गर्मियों के मौसम के अगर रिस्पेक्ट में देखा जाए तो वहां उस समय जो इवापोरेशन होता है उसका जो रेट होता है वो थोड़ा स्लो रहता है। लेकिन गर्मियों के मौसम में, समर सीजन में जो इवापोरेशन का रेट होता है, जो दर होता है वो बहुत ज़्यादा ही होता है। बहुत जल्दी ही जो वाटर पार्टिकल्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं गैस पार्टिकल्स में, है ना। और हमारा जो क्लोथ है या हमारा जो सरफेस है वो क्या हो जाता है? वो सूख जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ इवापोरेशन, मतलब इवापोरेशन का जो प्रोसेस है, जो रेट है, वो भी इंक्रीज करेगा। जैसे मैंने एग्जांपल ड्राई क्लोथ के बारे में बताया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। देखिए इसको मैं क्लोथ के हिसाब से बताता हूं। मान लीजिए कि हम लोगों ने क्या किया कि 2 तरह के कपड़े हैं हमारे पास, है ना। दोनों, सपोज दैट ये दोनों शर्ट है, ठीक है। एक शर्ट को मैंने हैंग किया ज्यादा सरफेस एरिया का, है ना, फैला दिया, कपड़े को दूर तक फैला दिया, और दूसरे कपड़े को ज्यादा फैलाया नहीं, श्रिंक करके रखा, सिकोड़ करके रखा। तो अगर इन दोनों फेज में अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए इन दोनों में सबसे पहले
कौन सा कपड़ा जो है, कौन सा शर्ट जल्दी सूखेगा? तो ऑब्वियस सी बात है, आप बोलोगे जो पहला कपड़ा है, यानी जो एक कपड़ा था जिसको हम लोग बहुत दूर तक फैलाए थे, जिनमें सरफेस एरिया ज्यादा दूर तक फैलाए थे, वो कपड़ा जल्दी सूख जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि अगर ज्यादा सरफेस एरिया होगा तो जो इवापोरेशन है वो बहुत ज्यादा मात्रा में होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक ग्लास लेते हैं जिसमें 1 लीटर वाटर है। ठीक है, एक ग्लास में 1 लीटर वाटर है। ठीक है, ग्लास का कुछ सरकमफेरेंस है, ठीक है ना, कुछ रेडियस है उतनी दूरी तक का, है ना। और अगर वही 1 लीटर वाटर को हम लोग क्या करते हैं, फ्लोर में दूर मतलब लंबे सरफेस एरिया तक फैला देते हैं। ठीक है, और दोनों को कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे? आप ये ऑब्जर्व करोगे कि ग्लास में भी वाटर कम हुआ है, लेकिन जो सरफेस एरिया में जितने दूरी तक हम लोग फ्लोर में पानी फैला करके रखे थे वो बहुत जल्दी इवापोरेट हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो वाटर था जिसको हम लोग बहुत लंबी दूरी तक सरफेस एरिया तक फैला के रखे थे, वो सारे पार्टिकल्स जो उस वाटर के अपर सरफेस पे थे, वो सब के सब क्या हो गए, बाहरी सराउंडिंग से एनर्जी को गेन करके वो लिक्विड कन्वर्ट हो जाएंगे गैस में, और एस्केप करके वो गैस हमारे सराउंडिंग में चले जाएंगे। तो जिसके कारण क्या होगा कि ज्यादा सरफेस एरिया अगर हमारे पास रहता है तो इवापोरेशन का प्रोसेस भी उतनी तेजी से होता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया। अगर जितना ज्यादा सरफेस एरिया पर अगर किसी लिक्विड को रखेंगे वो उतनी जल्दी क्या होगा, इवापोरेट होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। अब देखिए पहले तो आपको ह्यूमिडिटी का मतलब समझना हो। देखिए आर्द्रता होता क्या है, ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता भी, ये होता क्या है? देखिए आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी का मतलब ये होता है कि एयर में वाटर पार्टिकल्स, है ना, एयर जो पार्टिकल्स हैं उनमें वाटर के कुछ पार्टिकल्स पहले से होते हैं, है ना। तो अगर हम ऐसा बोलें कि किसी दिन में ये ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, तो उसका मतलब ये हुआ कि उस दिन एयर में वाटर के पार्टिकल्स ज्यादा हैं। अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि इस दिन ह्यूमिडिटी कम है, तो इसका मतलब यह है कि उस दिन एयर में वाटर के पार्टिकल्स कम है। यानी ह्यूमिडिटी का मतलब यही हो गया कि एयर में कितने पार्टिकल प्रेजेंट है ना। तो जो ह्यूमिडिटी होता है और जो इवापोरेशन होता है ये लोग इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगा तो इवापोरेशन कम होगा, और अगर ह्यूमिडिटी कम है तो फिर इवापोरेशन ज्यादा होगा। अब आपके मन में क्वेश्चन ये उठ रहा होगा ऐसा क्यों? तो देखिए अगर एयर में ही वाटर पार्टिकल्स ज्यादा हैं, ठीक है, अगर एयर में ही वाटर पार्टिकल्स ज्यादा है तो जो हमारे क्लोथ में वाटर होगा वो एनर्जी तो गेन नहीं कर पाएगा, है ना, और उसके सरफेस के जो पार्टिकल्स हैं वो गैस में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे, है ना। लेकिन अगर एयर में वाटर पार्टिकल कम हो तब हमारे क्लोथ का जो वाटर होगा वो आराम से एयर से क्या करेगा, हीट एनर्जी को गेन कर लेगा और वो वाटर ड्रॉपलेट्स पार्टिकल कन्वर्ट हो जाएगा गैस में, है ना। तो ह्यूमिडिटी मतलब अगर एयर में वाटर पार्टिकल्स ज्यादा है तो वो वाटर पार्टिकल के कारण क्या होगा कि हमारा क्लोथ जल्दी ड्राई नहीं हो पाएगा। ये ह्यूमिडिटी ज्यादा कब होता है? आप जनरली देखोगे बरसात के दिनों में, यानी रेनी सीजन में क्या होता है, ह्यूमिडिटी ज्यादा होता है। तो रेनी सीजन में जब ह्यूमिडिटी ज्यादा होता है तो आप देखोगे कि हमारा जो क्लोथ होता है वो जल्दी ड्राई अप नहीं हो पाता, क्योंकि एयर में पहले से ही वाटर प्रेजेंट है। तो पहले जो एयर का वाटर है पहले वो ड्राई अप होगा, पहले वो कन्वर्ट होगा, उसके बाद ही तो हमारा जो क्लोथ है वो ड्राई अप होने लगेगा। इसलिए बोला जाता है कि ह्यूमिडिटी और इवापोरेशन जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन एयर इज रिप्रेजेंट बाय द टर्म कॉल्ड ह्यूमिडिटी। ठीक है, व्हेन द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज स्लो देन द रेट ऑफ इवापोरेशन इज हाई। ठीक है, यहाँ पर स्लो का मतलब यही हो गया कि अगर कम है तो, ठीक है, अगर लो है तो, ठीक है। चलिए फोर्थ पॉइंट देखिए क्या है, विंड स्पीड। तो देखिए विंड स्पीड का मतलब क्या होता है, विंड स्पीड और इवापोरेशन ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये हुआ कि अगर विंड स्पीड को इंक्रीज करेंगे तो इवापोरेशन भी इंक्रीज होगा। इनफैक्ट ये 4 फैक्टर में ये पहला, दूसरा और चौथा फैक्टर, ये तीनों फैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे।
लेकिन ये जो सिर्फ ह्यूमिडिटी है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली का मतलब कि अगर ह्यूमिडिटी बढ़ेगा तो इवापोरेशन घटेगा, लेकिन टेम्परेचर बढ़ा तो इवापोरेशन भी बढ़ेगा। अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो इवापोरेशन भी ज़्यादा होगा, अगर विंड स्पीड ज़्यादा होगा तो इवापोरेशन भी ज़्यादा होगा। चलिए थोड़ा विंड स्पीड समझते हैं। अगर हम लोग अपने क्लोथ को, ठीक है, ऐसे करते हैं कि 2 रूम में रखते हैं, एक रूम में हम लोग क्या करते हैं, फैन को बहुत तेजी से मूव करवाते हैं, और दूसरे जगह पर दूसरा जो रूम है उसमें फैन को थोड़े, उनका जो स्पीड होता है उसको स्लो करते हैं। तो आप ऐसा ऑब्जर्व करोगे, जिस रूम में फैन की स्पीड बहुत ज़्यादा थी उसमें इवापोरेशन, मतलब वो जो वेट क्लॉथ था वो ड्राई बहुत जल्दी हो गया। क्यों? क्योंकि वो जो वाटर ड्रॉपलेट है वो बहुत तेजी से एनर्जी गेन कर लिया, और वो जो लिक्विड था वो गैस में कन्वर्ट होकर एस्केप हो गया, वहां से निकल गया, है ना। तो इस विंड के कारण, हवा के कारण भी क्या होता है, इवापोरेशन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो बरसात के दिन में क्या होता है कि हम लोग क्लोथ को बाहर में हैंग नहीं करते, घर के अंदर ही हैंग करके इर्द गिर्द में एयर को ब्लो करने लगते हैं, है ना, विंड की मदद से, यानी फैन की मदद से उस कपड़े को सुखाने का कोशिश करते हैं। तो ये देखिए लिखा हुआ है कि द रेट ऑफ इवापोरेशन ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस विद द इंक्रीज विंड स्पीड। अगर विंड स्पीड इंक्रीज होगा तो इवापोरेशन भी तेजी से होगा। तो ये कुछ 4 फैक्टर थे। अगर किसी भी तरह का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, मैं जल्द से जल्द आपका क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, देखिए, कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवापोरेशन। इसका मतलब जब भी इवापोरेशन का प्रोसेस होता है तो उसमें कुछ ठंडक यानी कूलिंग इफेक्ट आता है, यानी कभी भी इवापोरेशन होगा तो हमें ठंडा सा महसूस होगा। देखिए, तो इसका कुछ एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। ठीक है, देखिए पहले क्या लिखा हुआ है, वी शुड वेयर कॉटन क्लोथ्स इन हॉट समर डेज टू कीप कूल एंड कंफर्टेबल। मतलब गर्मियों के मौसम में हम लोग कैसा कपड़ा पहनते हैं, सूती कपड़ा पहनते हैं, यानी कॉटन क्लोथ पहनते हैं, है ना, जिससे हम लोग ठंडा और कंफर्टेबल रह सके, है ना। तो अब देखिए होता क्या है, होता ये है कि जिस तरीके से हम लोग गर्मियों के मौसम में हमारे शरीर से पसीना यानी स्वेट बहुत तेजी से निकल रहा होता है ना, तो वो पसीना जो स्वेट होता है वो हमारे कॉटन क्लोथ पर आ जाता है ना। तो कॉटन क्लोथ में बहुत सारे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, है ना। तो क्या होता है कि जिसके कारण क्या होता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो एयर प्रेजेंट है वहां से जब हमारा कॉटन क्लोथ हमारे स्वेट के कारण क्या हो गया, गीला हो गया, तो अब वो वाटर ड्रॉपलेट क्या होंगे कि एटमॉस्फेयर से क्या करने लगते हैं, वो लेने लगते हैं एनर्जी, और जिसके कारण वो लिक्विड किस में कन्वर्ट होने लगता है, गैस में, है ना, इवापोरेशन का प्रोसेस, है ना। तो जब ये एयर जब एंटर करते हैं तो हमारे बॉडी को कूल यानी कूलिंग इफेक्ट आता है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊं मैं, तो देखिए अगर हमारे शरीर से पसीना कब निकलता है, हमारे शरीर से पसीना तब निकलता है जब हमारा बॉडी खुद को ठंडा करना चाहता है ना। ठंडा करने के लिए क्या करता है वो, हमारे बॉडी हमारे शरीर से जो अनवांटेड वाटर होता है उसको हमारे स्किन के सरफेस तक ले आता है ना। तो जब स्किन के सरफेस पर ले आता है तब क्या होता है कि बाहरी सराउंडिंग, है ना, बाहरी सराउंडिंग के जो एयर होते हैं उस वाटर ड्रॉपलेट पर आते हैं, है ना। तो वो वाटर ड्रॉपलेट पे जब बाहरी सराउंडिंग के एयर पार्टिकल जब उस पर आते हैं तो वो क्या होता है, वो एनर्जी गेन करता है, जिसके कारण वो वाटर ड्रॉपलेट यानी जो स्वेट वाला वाटर ड्रॉपलेट था वो कन्वर्ट हो जाता है गैस में, है ना। तो जब गैस में कन्वर्ट होता है तो वो वाटर ड्रॉपलेट हमारे बॉडी से सराउंडिंग में चला जाता है गैस के रूप में, है ना। और एयर जब हमारे बॉडी को छूता है उस जगह पर तो क्या होता है, वहां एक ठंडा सा सेंसेशन यानी महसूस होता है। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि वी गेट अ लॉट ऑफ स्वेट ऑन आवर बॉडी इन हॉट समर डे, है ना। गर्मियों के मौसम में हमारे शरीर में बहुत तेजी से क्या निकलता है, पसीना निकलता है, क्योंकि हमारा बॉडी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर में रहना चाहता है ना, 37 डिग्री सेल्सियस। तो कॉटन इज ए गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, मतलब जो कॉटन जो सूती कपड़े होते हैं वो वाटर को बहुत अच्छे से क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सोख लेते हैं, है ना। सो इट एब्जॉर्ब द स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी। तो जो कॉटन क्लोथ होता है वो हमारे बॉडी से जो स्वेट होता है उसको बहुत आसानी से क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, एंड एक्सपोज इट टू द एयर। और वो कहाँ पर एक्सपोज कर देता है, हमारे बॉडी से पसीना ले लेता है और वो पसीना जो लिक्विड के फॉर्म में होता है उसको गैस के फॉर्म में हमारे सराउंडिंग में भेज देता है ना, जिसके कारण क्या होता है, हमारा बॉडी
ठंडा महसूस करता है, क्योंकि हमारे बॉडी की गर्मी तो अब निकल गई ना, क्योंकि वो तो स्वेट के द्वारा ही निकलती है ना। तो बाहरी सराउंडिंग जब एयर हमारे स्वेट को जब अट्रैक्ट करता है यानी कोलाइड करता है बाहरी सराउंडिंग के पार्टिकल्स, तो हमारे बॉडी का जो लिक्विड होता है वो कन्वर्ट हो जाता है गैस में, और कुछ समय के लिए, थोड़े समय के लिए हमें क्या लगता है, कूल सा महसूस होता है। ठीक है, कुछ और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे लिखा हुआ है, वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ए ग्लास कंटेनर आइस कोल्ड वाटर, है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई ग्लास ले लें, है, ग्लास के अंदर कोई आइस क्यूब या फिर कोल्ड आइस, है ना, आइस क्यूब को अगर डाल दें तो कुछ समय बाद ऐसा देखते हैं हम लोग कि वो जो ग्लास है वो स्टील का है ना, या फिर ग्लास के मेटेरियल का बना हुआ है। तो हम लोग ऐसा ऑब्जर्व करते हैं कि ग्लास के अंदर आइस था, ठीक है, लेकिन ग्लास के बाहर में वाटर ड्रॉपलेट्स चिपक जाते हैं। ये थोड़ा हैरानी करने वाला चीज है ना। आपको ऐसा लगता होगा कि उसमें कहीं कोई छोटा सा छेद तो नहीं है जिसमें से वाटर लीक कर रहा है, बाहर निकल रहा है। तो ऐसा नहीं होता बच्चों, इसमें क्या होता है, इवापोरेशन का ही इफेक्ट आता है ना। कैसे होता है कि हमारे बाहरी सराउंडिंग में, है ना, बाहरी सराउंडिंग में जो एयर होते हैं वो गर्म होते हैं, है ना। जब वो क्या होते हैं कि जैसे वो ठंडे पार्टिकल, मतलब वो हमारा जो ग्लास है वो ठंडा हो चुका है। क्यों ठंडा हो चुका है? क्योंकि अंदर आइस था तो वो पूरा ठंडा हो चुका है। तो बाहर में जो एयर है जब वो उस ग्लास कंटेनर के पास आने लगता है तो वो गैस, है ना, क्या होने लगता है, कंडेंसेस होने लग जाता है ना, कंडेंसेस होने लग जाता है, मतलब वो गैस लिक्विड में कन्वर्ट होने लग जाता है ना, लिक्विड। और वो वहां पर आकर क्या हो जाता है, चिपक जाता है, जिसके कारण क्या होता है, इवापोरेशन का एक प्रोसेस हमें दिखाई देता है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन ए ग्लास, soon we will see water droplets on the outer surface, बाहरी सरफेस पे हम लोगों को वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देता है। The water vapor present in air, एयर में जो वाटर वेपर्स होते हैं, on coming in contact with cold glass of water loses energy and get converted into liquid state, मतलब वो एनर्जी को लूज कर जाते हैं। और जो एयर में वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, मैंने बताया था ना, ह्यूमिडिटी में क्या होता है कि एयर में वाटर ही तो होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, है ना। तो वो अपना एनर्जी को लूज करते हैं और वो क्या होते हैं, वो ठंडा जो ग्लास है उसके बाहरी परत पर आकर चिपक जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप इस तरह का प्रेजेंस देख सकते हो। ठीक है, तीसरा देखिए क्या लिखा हुआ है कि वाटर के कूल इन द अर्थन पोट, अर्थन पोट मतलब मटका, है ना, जो मटका होता है उसको अर्थन पोट कहते हैं। ड्यूरिंग समर के सीजन में, है ना, अब तो लोगों के पास रेफ्रिजरेटर हो गए, लेकिन पहले ज़माने में क्या होता था, मटका ही, बहुत सारे अभी भी ऐसा जगह है जहाँ पर मटका ही यूज़ होता है। तो जो मटका है, जो अर्थन पोट है, उसमें लोग पानी क्यों रखना चाहते हैं, पानी इसलिए रखना चाहते हैं क्योंकि वो पानी क्या रहेगा, लंबे समय में क्या रहेगा, ठंडा रहेगा, है ना। तो वो ठंडा क्यों होता है, वो भी एक कूलिंग इफेक्ट है इवापोरेशन का। अब देखिए कैसे होता है, मटके में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, है ना, मटके में छोटे छोटे पोर्स होते हैं। अब ये छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं, इस पोर्स में क्या होता है कि जो वाटर के जो ड्रॉपलेट थे जो मटका के अंदर था, वो वाटर के ड्रॉपलेट सीप कर करके उस मटका के लास्ट सरफेस, जो एकदम बाहरी सरफेस होता है, वहां तक आ जाता है। वो एकदम बाहर नहीं निकल सकता क्योंकि इतने बड़े छेद नहीं होते कि पानी लीक नहीं करेगा, थोड़ा सीप कर जाता है, मटका का जो लास्ट सरफेस होता है वहां तक वो पहुंच जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बताऊं तो ये देखिए, यहाँ पर ये जो लास्ट पार्ट है ना, ये लास्ट पार्ट है, यहां तक वाटर के ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं, है ना, मटका के अंदर जो पानी है ना वो वहां तक आ जाते हैं। अब यहां आने के कारण क्या होता है, जब बाहर से एयर चलता है, ठीक है, बाहर से जब एयर चलता है तो ये एयर क्या करता है कि ये इसकी जो गर्मी है ना, उसको क्या करता है, बाहर निकाल देता है, और बाहर की गर्मी है उसको अपने पास ले लेता है ना। यानी जब एनर्जी को गेन करता है तो क्या होता है, एनर्जी जब गेन होता है तो यहाँ की गर्मी लूज हो जाती है, और जिसके कारण क्या होता है कि ये पूरा मटका ठंडा रहता है। इसका मतलब क्या होता है कि जो हम लोग जानते हैं ना, जो गर्म हवा होता है वो ऊपर की ओर जाने लगता है और उस जगह पर ठंडा हवा आने लग जाता है ना। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही होता है कि ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, जब एयर के प्रेजेंस जब उस पर पड़ता है तो वो इवापोरेट होने लग जाता है ना। जब इवापोरेट होने लगता है तो वो लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है, और बाहर वाले जो गैस हैं वो इस पे आकर चिपक जाते हैं, जिसके कारण ये जो
बाहरी सराउंडिंग होता है, ये जो सरफेस होता है मटके का, वो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। जब ये ठंडा होता है तो अंदर भी जो पानी रहते हैं, जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, वो भी क्या हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं, है ना। तो देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं कि व्हेन वे वाटर ओजेस आउट ऑफ द पोर्स, मतलब ओजेस का मतलब क्या हुआ, वाटर जब उस पोर्स से थोड़ी बाहर की ओर आता है ऑफ एन अर्थन पोर्ट ड्यूरिंग हॉट समर, इट इवापोरेट रैपिडली, मतलब बहुत तेजी से वहां पर क्या होता है, इवापोरेशन होता है। एज द कूलिंग इज कॉज्ड बाय इवापोरेशन, वो जो कूलिंग इफेक्ट होता है वो इवापोरेशन के कारण ही होता है, क्योंकि वो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में कन्वर्ट हो रहा है ना। तो वहां की गर्मी क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है ना। देयरफॉर द टेम्परेचर ऑफ वाटर विद इन द पॉट फॉल, यानी जो टेम्परेचर होता है, जो तापमान होता है वाटर का, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। फॉल मतलब कम हो जाता है, और वो जो मटका होता है, वो जो अर्थन पोर्ट होता है, वो क्या हो जाता है, ठंडा होता है ना। कुछ ऐसा एग्जांपल आप ये जो एसीटोन होता है या पेट्रोल होता है, उसको भी आप देखोगे जब आपके हाथों में, है ना, जब हाथों में जब एसीटोन या पेट्रोल जब आपके हाथों में, हथेलियों पे जब गिरता है, तो जिस सरफेस पे गिरता है, जितनी दूरी तक गिरता है, आपको उतने दूर तक एक कूलिंग सेंसेशन होता है ना। तो कूलिंग सेंसेशन क्यों होता है, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा कि हमारे हाथों में गर्मी है ना, हमारे पूरे शरीर में गर्मी है 37 डिग्री सेल्सियस, तो हमारे हथेलियों में भी गर्मी होती है। तो जैसे ही हमारे हाथों पे एसीटोन, मतलब वो जो एसीटोन होता है, और या फिर जो पेट्रोल डीजल होता है, जब वो हमारे हाथों पे गिरता है, तो हमारे हाथों की गर्मी से, है ना, जो हमारे जिस जगह पर गिरा, तो वहां पे भी तो गर्मी प्रेजेंट था, तो वहां की गर्मी, वहां के हीट से वो क्या करता है, हीट को एब्जॉर्व कर लेता है। कौन, वो डीजल, पेट्रोल, है ना, या एसीटोन, है ना। तो ये ऑब्जर्व कर लेता है। ऑब्जर्व करने के कारण क्या होता है कि वो हीट को एब्जॉर्व करने के कारण वो लिक्विड क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है गैस में, यानी वो इवापोरेट हो जाता है ना। तो इवापोरेट होता है, तो उस हाथ में जितनी गर्मी थी, वो सारी गर्मी कौन लेकर चला गया, वो जो लिक्विड था, यानी वो जो डीजल था, वो पेट्रोल था, वो सारी गर्मी को लेकर सराउंडिंग में ले गया, है ना। तो उस समय हम जितनी दूरी तक हमारा एसीटोन और डीजल या पेट्रोल गिरा हुआ था, तो उस जगह पर अब गर्मी नहीं रही। तो जब गर्मी नहीं रही, तो इसका मतलब वहां हमें क्या, कैसा महसूस होगा, ठंडा महसूस होगा, क्योंकि बाहरी सराउंडिंग का जो एयर है वो उधर जाएगा, तो जिसके कारण क्या होगा, हमें ठंडा महसूस होता है। तो कभी भी हमारे पाम में क्या होता है कि किसी भी तरह का एसीटोन या फिर डीजल, पेट्रोल गिरता है, तो उस जगह पर हमें ठंडा, कूलिंग सेंसेशन महसूस होता है। तो ये कुछ 2-4 कूलिंग इफेक्ट्स थे इवापोरेशन के, ये एनसीईआरटी में इतने ही है। अगर फिर भी अगर किसी तरह का डाउट है आप, तो जरूर कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द उसका वीडियो बनाकर या फिर किसी भी तरीके से आपको आंसर दे दूं, ठीक है। ओके, थैंक यू। तो इस तरीके से हमारा केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर था, मैटर इन आवर सराउंडिंग, वो समाप्त होता है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।